वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, मुल्क में मुसलसल बढ़ती महंगाई ने ऑपोजिशन को भी मुतहर्रिक कर दिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस मामले पर एहतजाज शुरू किया जा रहा है। वुज़रा और तर्जुमानों की जानिब से हर तरह से दिफा की कोशिशें भी जारी हैं, मगर इसके बावजूद अवामी तनकीद ने हुकूमत को भी कुछ करने पर मजबूर कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में होने वाले इजलास में महंगाई में कमी के लिए इक़दामात पर गौर हो रहा है। ये सब कुछ इन हालात में हो रहा है जब हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल सका। क्या हुकूमत IMF को मनाते मनाते आवाम को मजीद नाराज तो नहीं करने जा रही? हमारा सवाल है कि PDM का महंगाई पर मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान, अवामी रद्द अमल पर वजीर आजम का इजलास, क्या PDM हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है? इस पर डिबेट करने के लिए जो मेरे साथ मौजूद है, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और अंबर शमसी भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, वो जो कहते थे कि घबराना नहीं है, तो अब ये जो तहरीकें चलना शुरू हुई हैं, आपके ख्याल में घबराने का वक्त आ गया उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक उनका ताल्लुक है वो तो अभी भी कहेंगे कि घबराना नहीं, लेकिन हकीकतन अवाम घबरा चुके हैं और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अवाम को मुख्तलिफ टेक्निकलिटीज से उनका कोई वास्ता नहीं होता कि ये वजह है वो वजह है। वो ये देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी अजीरन है, उनकी कुव्वत खरीद से हर चीज़ तकरीबन बाहर है, तो वो क्या करें, कहाँ जाएं। और हुकूमतों का फ़र्ज होता है कि वो किसी न किसी तरह उस चीज़ को उनको रिजॉल्व करें ताकि अवाम के लिए कुछ आसानी पैदा की जाए। यहाँ यूँ लगता है कि बहुत मुश्किल है। कुछ एक तरफ IMF ने दबाया हुआ है और दूसरी तरफ कुछ बैनुल अक़वामी हालात ऐसे हैं इन्फ्लेशन के जैसे मुख्तलिफ चीज़ें, गैस और तेल की कीमतें भी इंटरनेशनली बहुत बढ़ रही। तो इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई रिलीफ दे सकेंगे, कोई खातर खा काम कर सकेंगे। इतने अरसे से लोग रो रहे हैं, अगर आज सोच विचार का काम शुरू किया है तो मेरा ख्याल है वो सोच विचार भी एक दिखावा हो सकता है आवाम को एक तसल्ली के लिए कि जी हम इस पे कुछ बातचीत कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सिर्फ एक चीज जो इंश्योर करने की है वो ये है कि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो मार्केट फोर्सेस जो हैं वो भी उससे फायदा उठाती हैं, क्योंकि शॉर्टेजेस होती हैं चीज़ों की। अभी इंटरनेशनली सप्लाई चेन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है, जहां के सप्लाई चेन जो है वो बहुत सारे मुल्कों में काम नहीं कर रही और इंटरनेशनली ये फेलियर है। उसके नतीजे में बेशुमार मुल्कों में बिल्कुल स्टोर्स खाली पड़े हुए हैं, सामान नहीं है वहां पे। तो अगर ये सूरत हाल यहाँ आ जाती है तो आप सोचिए कि यहाँ तो आवाम का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो कुछ मनसूबाबंदी तो करनी होगी और टू इंश्योर कि ये चीजें रेगुलरली मिलती भी रहें और इनको कीमतें बढ़ती देख के लोग इनको गोदामों में ढेर न करें। ये जो जखीरा अंदोजी है वो रोकने को, इसमें कुछ पेशबंदी की जरूरत होगी और कुछ इनकी गवर्नेंस की, जो अभी तक तो हमने नहीं देखी। तो मेरा ख्याल है कि ये घबराने का वक्त आ चुका हुआ है और अवाम घबरा ही रहे हैं। सिर्फ वो पोजीशन, वो जगह, वो आप कह लीजिए कि वो नुक्ता नहीं आया जहां वो सड़कों पे आए, और अगर जिंदगी अजीरन हुई तो सड़कों पे भी आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है हुकूमत के लिए और लाजमन ऑपोजिशन इससे फायदा उठाएगी। जुनैरा, हुकूमत से नाराज तबकात में हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। क्या अगले चंद माह आपके ख्याल में हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? अगर 2-3 दिन पहले का हमारा प्रोग्राम जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे तो आई मेंशन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कि उन्होंने कहा है कि 2022 में सेकेंड हाफ में जाके ग्लोबल इकॉनमी रिकवरी की तरफ जाना शुरू होगी। आज असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे, मुख्तसरन अगर मैं कहूँ कि तकरीबन ये जो मार्च तक का पीरियड है ये तो टफ़ है ही है, उसके बाद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। तो इन अदर वर्ड्स, उन्होंने खुले वर्ड्स में तो नहीं कहा, बट ही ट्राइड टू कन्वे कि ये कुछ महीने टफ हैं।
और जनरल अमजद ने लास्ट टाइम जब मैंने कहा था एक प्रोग्राम में कि आवाम को कुछ बताएं, सच बताएं, एतमाद में लें, तो इन्होंने कहा था आवाम बेहोश हो जाएगी। तो वो मेरे ख्याल है आज कोई हुए होंगे बेहोश लोग कि अगर अगले 3-4 महीने मज़ीद सख्त आ रहे हैं और अभी IMF की तरफ से भी कोई बहुत पॉजिटिव नोट नहीं आ रहा, तो इट मीन्स के प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। बट ये भी जहन में रखें कि ये पूरी दुनिया में है, हर मुल्क डिफरेंट तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है। जो पाकिस्तान में इम्पैक्ट आ रहा है इस ग्लोबल रिसेशन का, जो ऑफिशियली अब रिसेशन वो कह रहे हैं इसको, उसका जो ऑस्ट्रेलिया में इम्पैक्ट होगा वो 268 डेज़ के बाद आज उनके लॉकडाउन्स ख़त्म हुए हैं। तो इमेजिन वो उन्होंने किस तरह इस चीज़ को सफ़र किया होगा। इसी तरह हर इकॉनमी हर मुल्क की डिफरेंट तरीके से सफ़र किया है। हमारा प्रॉब्लम यह हम पहले से ही कर्जे में डूबे हुए थे, उसके अलावा हमने पहले ही कोई बहुत अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाई हुई थी, IMF के पास हम पहले ही बैठे हुए थे। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड ने हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं किया, हम कहीं पहुंच भी नहीं सके और हमने कोई कोशिश भी नहीं की उसकी। तो ये कोशिश ना करना मेरे ख्याल है इमरान खान के लिए काफ़ी परेशानी का बायस है। और वो ज़रा ये कह रहे हैं कि सब्सिडी पे तो नहीं मुल्क चला सकते, मतलब दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। तो परेशानी की बात तो है, लेकिन मैं नहीं देखती कि इस परेशानी से गवर्नमेंट को एज सच उनकी स्टेबिलिटी को या उनके आने या जाने को कुछ फ़र्क पड़ सके, ये नहीं मैं देख रही होता हुआ। ठीक है। NBC, जैसा कि जनरल साहब ये कह रहे हैं कि अभी वो नुक्ता नहीं आया कि आवाम सड़कों पर निकलें, आपके ख्याल में कब तक वो पॉइंट आ जाएगा? देखिए, ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि अवाम सड़कों पर नहीं आ रहा है। मैं इसलिए ख़तरनाक कह रहा हूँ कि जब अवाम इस स्टेट से मायूस हो जाएं तो वो लाताल्लुक़ हो जाते हैं, और ये लाताल्लुक़ी जन्म देती है मायूसी को स्टेट के साथ, और ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये अवाम का रिएक्शन ना आना वो बहुत ख़तरनाक बात है। वल्कानो आतिशफिशा एक होता है, वो खामोश रहता है, खामोश रहता है, खामोश रहता है, फिर वो फटता है, फिर लावा आपने देखा होगा कैसे निकलता है। और हमारे यहाँ कई बार हो चुका है ये, लेकिन इतने लाताल्लुक़ लोग कभी नहीं थे जितने आज हैं। आज की लाताल्लुक़ी मेरे नज़दीक बहुत ख़तरनाक है। दूसरा, आपने खुशखबरी सुनाई कि प्राइम मिनिस्टर कुछ फैसले करने वाले हैं, तो बीबी बात यह है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर महंगाई के ख़िलाफ़ फैसले करते हैं, महंगाई और बढ़ जाती है, महंगाई में और इजाफा हो जाता है। अब देखिए ना, IMF के साथ जो कुछ हो रहा है, या IMF जो हमारे साथ कर रही है, जो हमने दावत दी उन्हें करने की, मतलब असद उमर बहुत लेट गए, अब्दुल हफीज़ शेख ने बहुत टफ शराइत मंजूर कराई, और अब शौकत तरीन साहब तो मजम्मत करते हुए आए थे इस पॉलिसी की जो मौजूदा पॉलिसी है, और अब उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मुशीर हो गए, खैर वो डिमोशन हो गया उनका। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत पे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप बयानात देखें मुजरा के तो वो मजाक उड़ाने के बराबर है अवाम का, कि एक वक्त की रोटी कम कर दो, चीनी के 10 दाने कम कर दो, क्यों खाते हो ये, डबल रोटी खा लो, इस तरह के बयानात आते हैं। और ये बयान कहते हैं ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं। आप देख लें, क़ुव्वत ख़रीद की बात हो रही है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ असर की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ असर है, और इस असर को ऑफसेट किया जा रहा है। किस तरह ऑफसेट किया जा रहा है? आप मिसाल देते हैं मुझे बांग्लादेश की, मेरे उनका मुकाबला कोई नहीं है। मेरी जो पर कैपिटा इनकम है उनसे बहुत कम है। मैं हिंदुस्तान की मिसाल नहीं दूंगा आपको, मैं बांग्लादेश की मिसाल दूंगा। उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा है, वो सर्वाइव कर सकते हैं। मेरा मज़दूर, जब हम पहले एक ज़माने बनाया करते थे ख़र्चे का चर्चा, एक हमारा प्रोग्राम होता था, उसमें हम 15,000 रुपये तनख्वाह रखते थे सैम्पल के तौर पर। अब 25,000 भी आप रख के मुझे दिखाएं और बना दें बजट, किस तरह बनता है तो मैं मान लूँगा आपको। 25,000 में भी एक गरीब तरीन शख्स का ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, घर का किराया निकाल के, दवाएं, बच्चों की फ़ीस, अगर बच्चे पढ़ते हैं। अब बाइक, लोग कहते हैं कि लोगों ने बाइक बहुत ख़रीद ली, बाइक इसलिए ख़रीद ली अपनी कारें बेच दी, कारें बेच के बाइक पे आ गए हैं वो, पेट्रोल की वजह से। अभी IMF ने जो चीज़ें मांगी हैं आपसे, वो एग्जेम्पशंस मांग रहे हैं आपसे सेल्स टैक्स के ऊपर कि ख़त्म करें एग्जेम्पशंस को। तो जब ये ख़त्म होगा तो महंगाई और बढ़ेगी। फिर आपसे और चीज़ें मांग रहे हैं, वो टैक्सेस मांग रहे हैं मज़ीद। और अगर आप उस ट्रैप में आ गए
आप कोशिश कर रहे हैं कि या तो आप उसको डेफर कर दें अगले बजट तक के लिए या मरहलावार करें, लेकिन अगर IMF से एग्रीमेंट करना है आपको तो जो IMF ने फैसले किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसका मतलब ये है कि आप एक और हमला करेंगे अवाम के ऊपर महंगाई का, और कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई डिप्टी कमिश्नर इसे काबू नहीं कर पाएगा हालात। और फिर आप गैस को देख लेना, नवंबर दिसंबर का ख्याल कीजिएगा, कोई कारगो नहीं आ रहा पाकिस्तान, तो नवंबर दिसंबर भी बहुत खतरनाक है। बिल्कुल ठीक है। अंबर शम्सी, क्या कहेंगी, जिस तरह से PDM हुकूमत के लिए मुश्किलात आपके ख्याल में पैदा कर सकती है? आपने नोट किया होगा कि तमाम जो गेस्ट हैं उनकी गुफ्तगू में अपोजिशन जमातों की बात नहीं हुई, PDM की बात नहीं हुई, क्योंकि जो सियासी जमातें हैं हमेशा जब महंगाई की बात होती है, और आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बिजली और लोड शेडिंग के हवाले से थी, या उसके पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के दौर में महंगाई के हवाले से हो, या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, ये एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए या आवाम के गुस्से को डायरेक्ट करने के लिए तो जरूर काम आ सकता है, और एक जो तासुर होता है हुकूमत के बारे में कि वो जैसे ऑपोजिशन का ये एक उनका बयानिया है कि ये नाअहल हुकूमत है, उसको ज़ाहिर है फ़रोग़ तो दे सकती है, लेकिन ज़ाहिर है इतना ज़्यादा हुकूमत को परेशानी जो असल में होती है वो आवाम के गुस्से की होती है। और आप इसका असर देख लें कि जैसे नासिर चुगताई साहब ने भी बात की कि क़ुव्वत ख़रीद की, जो औसतन एक हाउस होल्ड होता है, अगर 6 फर्द होते हैं तो जब महंगाई होती है, जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, जब बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, जब गैस या तो शॉर्टेज होती है, किल्लत होती है, या महंगा हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा कटौती किसमें होती है? उसमें आपकी स्कूल या तालीम के हवाले से कटौती होती है, और इसके अलावा खाने पीने की जो अशिया होती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑपोजिशन की जो तहरीक है उससे अवाम का गुस्सा कुछ हद तक उसको फरोग तो मिलेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि पहला साल 2018 में बताया गया था घबराना नहीं है, 2019 में बताया गया था घबराना नहीं है, 2020 में बताया गया था घबराना नहीं है, 2021 में असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि आप मार्च तक घबरा लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर 3-3.25 साल बाद भी जब करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से बहुत ज्यादा खुशियां मनाई गई थी, जब बताया गया था कि ग्रोथ रेट जो तस्दीक हुई है, मतलब IMF का भी यही कुछ अंदाजा है, वर्ल्ड बैंक का अंदाजा है कि ग्रोथ रेट में कुछ इजाफा होगा, लेकिन वो गरीब आवाम या मिडिल क्लास तबके तक नहीं पहुंच रहा, उनकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा नहीं हो रहा, नौकरियां नहीं मिल रही, या उनको तालीम, अपने बच्चों की तालीम में कटौती करनी पड़ी है, तो फिर मेरे ख्याल में अवाम घबराई हुई है, और इसमें ऑपोजिशन को फायदा होगा। और बात हमेशा हम यही करते हैं कि ऑपोजिशन जिस हद तक कर सकती है, हुकूमत गिराना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूरा होना चाहिए, लेकिन वो फायदा जरूर उठा सकती है उस बयानिए को फरोग देने में कि ये नाअहल हुकूमत है। और अगर 3.25 साल बाद भी आपका जो तिजारती खसारा है उसमें मसाइल हैं, अगर आपके अभी तक ये सेटल नहीं कर पाए कि आपके वजीर खजाना कौन होंगे, और ये नहीं जो अभी तक जो IMF की निगोसिएशंस में बहुत ज्यादा अहम है, और फिर वो खास जो काबीना की कमिटीज होती हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के हवाले से, उसको लीड नहीं कर सकेंगे, तो फिर कब घबराएं। ठीक हो गया। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, जैसा कि PDM ने भी कहा कि महंगाई पर मुल्क की तहरीक चलाएंगे, पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा कि एहतजाज करेंगे इस हुकूमत को भगाने तक, आपके ख्याल में क्या अवाम ऑपोजिशन का साथ देगी? हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा? देखिए, अवाम के पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो वोट की ताकत होती है कि जब वोट देने का वक्त आए तो अवाम अपनी राय का इजहार करते हैं जमहूरी तरीके से, और उस वक़्त वो अपना अगर हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हों तो दोबारा बारी दे देती हैं, और अगर खुश ना हो तो वोट से तब्दीली ले आते हैं। और दूसरा रास्ता तो फिर वो इनकलाब का है, और वो ये है कि जब लोग सड़कों पर आ जाएं और आकर किसी हुकूमत को घर भेज दें, प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्राइम मिनिस्टर को निकाल कर बाहर फेंक दें, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बाहर आ जाएं, इस्लामाबाद का घेराव कर लें, सारे पार्लियामेंटेरियंस को, वज़रा के दफातर पर कब्ज़ा कर लें, तो अगर तो आपको ऐसा मंजरनामा पाकिस्तान में महंगाई की वजह से चाहती हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर जमा हो जाए, तो मैं उसका ख्वाहिशमंद नहीं हूँ,
क्योंकि मेरे नज़दीक वो कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा नेक शगुन नहीं होगा कि अगर कोई लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके इस हुकूमत को उठा के घर भेजना चाहें। उससे पहले हमारे पार्लियामेंटेरियंस को होश के नाखून ले लेने चाहिए और कोई जमहूरी रास्ता निकाल लेना चाहिए, बजाय इसके कि रोज़ाना टीवी पर बैठ के कहा जाए कि अवाम तो बेहिस हो चुके हैं, अवाम को महंगाई का कोई असर नहीं होता। आप क्यों ललकार रहे हैं अवाम के गमों गुस्से को? आपको अंदाज़ा है जिस दिन वो बाहर निकल आए तो फिर होगा क्या? फिर वो पाकिस्तान की फौज क्या उनको मुकाबले पे आप खड़ी कर देंगे उनके मुकाबले पे? लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है तो मेरे ख्याल से इसको हम हज़फ कर देते हैं। ठीक है ना, हमें नहीं कहना चाहिए। लोगों की इज्जत और गैरत को इस तरह नहीं ललकारना चाहिए कि महंगाई से लोग बाहर नहीं निकलते हैं, महंगाई से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें लोगों के कॉन्शियस को इस तरह ललकारना नहीं चाहिए। लोग बहुत पेन में हैं और अगर वो इस पेन के बाद अगर इस मुल्क के मुफाद में को बाहर निकल के इस मुल्क को तलपट नहीं कर रहे तो समझना चाहिए कि एक मुहब्बे वतन लोग हैं और वो वक्त दे रहे हैं कि शायद हमारे हुक्मरानों को कोई सेंस आ जाए और उन्हें हमारी तकलीफ़ का कोई ख्याल आ जाए। तो लिहाजा एक तो मैं इस नैरेटिव को बड़ा अफसोसनाक समझता हूं जब हम कहते हैं कि लोग तो नहीं निकलेंगे। अल्लाह ना करे लोग निकल आए, लेकिन अगर लोग निकल पर बैठे एनालिस्ट तो नहीं ललकार रहे ना, ललकार तो फिर ऑपोजिशन रही है। पीडीएम ने ये कहा कि लोग निकलें और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि लोग निकलें। वो ठीक है, हमें तो नहीं कहना चाहिए ना, हमें तो नहीं लोगों के बारे में ये बात करनी चाहिए। उनके तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, उन्होंने इक्तदार में आना है, मैंने तो नहीं आना ना इक्तदार में, मुझे तो ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी अपने किसी फिनंशियल परमानेंट रोड मैप के साथ अवाम के सामने आना चाहिए। क्योंकि ये क्या बात है कि हम जून में कह रहे थे कि हमने IMF से अब कोई डिक्टेशन नहीं लेनी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा कि अब हम बिजली की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, ये एक मैक्सिमम सतह तक पहुंच गई है, हमने एक नया वजीर ख़जाना लाया और आज हम वही काम कर रहे हैं जो हफीज शेख साहब कह रहे थे। अगर हमने वही सब काम करने थे जो हफीज शेख साहब ने मुआहदा किया था तो फिर मार्च में कर लेने चाहिए थे। हमने मार्च से अक्टूबर तक क्या खो लिया और उसके नतीजे में उससे सख्त शराइत अपने ऊपर ले आए। मतलब कोई फिनेंशियल पॉलिसी तो हुकूमत की होनी चाहिए ना। अगर हमने कहा कि तजारती खसारा इस मुल्क के लिए धैर्य कातिल है तो वो आज $10 बिलियन पे क्यों है? हमें वो तजारती खसारा जब हम रोज बताते थे कि हमने बैलेंस कर लिया है, जब हम बताते थे कि हमें डॉलर को फ्री फ्लोट पे रखना है, हम नहीं इसको करेंगे, फिर हमने मार्केट में इंटरवेंशन दोबारा क्यों शुरू की? मेरा मतलब है एक कंसिस्टेंट पॉलिसी फाइनेंशियल के साथ हुकूमत को सामने आना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। ठीक है, हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। एनबीसी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आवाम तो जब बाहर आते हैं तो वो आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं वो, और किसी पार्टी की बैन करते ले आ जाते हैं और फिर उसके बाद आप दमादम मस्त अंदर देखते हैं। उसके बाद कई बार देख चुके हैं हम लोग। असल बात क्या है कि आज की जो सूरत हाल है वो इतनी ख़राब नहीं होती अगर हुकूमत अहल होती, अगर गुड गवर्नेंस होती, अगर आप अपने फैसले वक्त पे कर रहे होते, अगर आप चीनी को एक्सपोर्ट नहीं करते, अगर आप गंदम को एक्सपोर्ट नहीं करते तो वहाँ से हुकूमत अहल नहीं है। हुकूमत अहल नहीं, हुकूमत बल्कि मैं कहूँगा हुकूमत नाअहल है। हुकूमत नाअहल है और ये नाअहली हमें खा जा रही है। हम गैस के टेंडर जारी नहीं कर पा रहे। आप बहुत रोते हैं ना, आप छोड़ दें मंजन कि पुरानी हुकूमत माजी की हुकूमतें, ये मंजन अब नहीं बिकता। अब जो 10 कार्गो आ रहे हैं गैस के, जो रिसर्च रिपोर्ट है वो पुरानी हुकूमत के मुआहदे के तहत आ रहे हैं। आपने कोई मुआहदा नहीं किया, आप मुआहदा करना भूल गए, आपको याद ही नहीं रहा कि आपको मुआहदे करने। फिर आपको पता है कि उसमें गंदम में और चीनी में क्या फ्रॉड हुआ है, क्या स्कैम बनाया उस स्कैम का, कुछ दवाओं की सूरत भी आपके सामने, सब आपके सामने है। और अगर यहाँ गुड गवर्नेंस होती तो ये सूरत पैदा हो ही नहीं थी। कीमतें बढ़ती, यकीन बढ़ती, इस हद तक नहीं बढ़ती कि लोग घबराए नहीं। लोग रो रहे हैं बैठकर। अब घबराहट तो पहला स्टेज था, अब लोग रो रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोग यानी 3-3 नौकरियां कर रहे हैं लोग अब। ठीक है, घबरा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। जनरल साहब, जैसा कि एनबीसी ये कह रहे हैं कि हुकूमत अहल नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ना अहल है, क्या आप इत्तेफाक करेंगे? देखिए, किसी हद तक वो चीज भी है कि इन्होंने वक्त पे टेंडर्स नहीं दिए, बिल्कुल ये बात दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो ओवरऑल जो महंगाई का किस्सा है
वो तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। वो अगर आज ऑपोजिशन को हुकूमत पकड़ा दी जाए तो वो भी ठीक नहीं कर सके, क्योंकि आप कोई दुनिया की इकोनॉमी आप नहीं चला रहे, आप दुनिया की इकोनॉमी के ताबे हैं। तो नेचुरली जो बाहर जो करंट चलती है इकोनॉमी में जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं उनका इम्पैक्ट आपको लेना पड़ता है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये इशू तो वहां पे है। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी मुजम्मिल बात कर रहे थे, बात कहने को तो बहुत दुरुस्त है कि हमें ये कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि अवाम सड़कों पे आए और तबाही मचे। वो फिर तोड़ फोड़ का भी काम होता है, लॉलेसनेस, और लोग भी मारे जाते हैं, कन्फ्रंटेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर निकलती हैं, ये सब कुछ है। लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी ये है कि पाकिस्तान में हुकूमतें टस से मस नहीं होती उस वक्त तक जब तक कि उनको वाकई इस तरह हिला के न रख दिया जाए या उनको बिल्कुल इस काबिल कर दिया जाए कि वो अपना काम करने से कासर हों और वो बिल्कुल समझें कि उनको अब वो इस काबिल नहीं रहे कि अपने जिम्मेदारियां निभा सकें, तो जब जाके उनको जूं रेंगती है। वरना हमेशा यही होता है कि हुकूमत जो है वो जब भी लोग मगरबी दुनिया में आप देखें ना, वो प्ले कार्ड लेके आ जाते हैं तो उसी पे हुकूमतें, उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है, वो सोचना शुरू करती हैं कि जी ये इशू है, इसको हमने हल करना है। तो यहाँ तो आप बैठ के भूख हड़ताल करके बैठ जाए तो हुकूमत कहती है हमें तो कुछ नहीं फर्क पड़ता जी, बैठे हैं तो बैठे रहे। यहाँ एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है हुकूमतों का वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। उनकी जो आप प्रोटेस्ट करते हैं उसकी नेचर और नौइयत की वजह से ही हुकूमतें हिलती हैं, वरना नहीं हिलती। तो इसलिए बदकिस्मती है एक्चुअली। तो हुकूमत को खुद पता होना चाहिए कि आज अवाम के हालात क्या है और उनको सोच विचार करनी चाहिए कि ठीक है, अपने वसाइल में रहते हुए हम किस हद तक इनकी मजबूरियां, इनकी मुश्किलात को कम कर सकते हैं। ये गवर्नेंस से भी, जैसे मैंने कहा कि होर्डिंग अगर कहीं है तो उसको रोका जाए, प्राइस कंट्रोल करने के लिए एक्सेसिव जो प्रॉफिटियरिंग है उसको रोका जाए कि भाई ज्यादा मुनाफे ना लोग लें। मतलब कई ऐसी चीजें हैं जो सख्ती से आप अमल दरामद कराने की कोशिश करें तो शायद ऐसी चीजें जिन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा सकता है। जुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं भी ऐड करना चाहता हूं। अगर तो हालात इतने ही बुरे हैं तो अगर हालात इतने ही बुरे हैं तो उस्मान बुज़दार के लिए हेलीकॉप्टर क्यों आ रहा है, नई गाड़ियों के ऑर्डर्स क्यों जा रहे हैं, और पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें क्यों बढ़ी? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा ये कि अभी 15th वाज द लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ टैक्स रिटर्न जमा कराने की। तो FBR की एक ईमेल आई कि थैंक यू वेरी मच, हम एक्नॉलेज करते हैं कि आपने नेशन बिल्डिंग में बड़ा रोल प्ले किया है ये टैक्स पे करके। सो एज अ टैक्स पेयर इट इज़ माई राइट कि मैं बाहर निकलूँ या ना निकलूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन करूँ जिस मर्जी रूट से मैं क्वेश्चन करूँ गवर्नमेंट को कि ये हमारी टैक्स पेड मनी से आप लोग क्या कर रहे हैं और हमें कितना मिल रहा है उसके जवाब में। बट हमें लीड कौन लोग करेंगे जो खुद टैक्सेस नहीं देते, जो खुद उस एलीट क्लास का हिस्सा है, जो म्यूज़िकल चेयर में बारियां लगा के बैठे हुए हैं हुकूमत करने के लिए। अगर तो इन लोगों ने हमें लीड करने और इनके प्रेशर बिल्ड करने से हमारे मसले हल होने हैं तो फिर तो घर ही बैठे रहना चाहिए, बिकॉज ये अपने फ़ायदे के लिए करेंगे, हमारे मसलों को हाईजैक करके अपने मनूवर के लिए यूज़ करेंगे। सो ये बड़ी लंबी डिबेट है कि अवाम क्यों बाहर नहीं निकलते। पढ़े लिखे लोगों का आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होगा और गरीब बेचारा बाहर निकल के एहतजाज करे या दिहाड़ी ढूंढे अपनी। दूसरा ये पूछना चाहिए इस वक्त अपोजिशन की जमातों से कि आपके पास ऑल्टरनेट प्लान क्या है। मेरे ख्याल है ये हमें सीख लेना चाहिए। अब मीडिया पे भी हर जगह जब ये तनकीद करें गवर्नमेंट पे, इनसे पूछें आपके पास ऑल्टरनेट प्लान क्या है, ताकि हमें ये जो जवाब मिलता है ना कि हमें तो ये बैगेज मिला था, हेरिटेज में मिला था, वो जवाब तो ख़त्म हो कम अज़ कम। बिल्कुल। मुज़म्मिल साहब, देखिए ये नैरेटिव भी जो है ना, ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है कि जी सब चीज़ों की कीमतें सिर्फ एक इंटरनेशनल इफेक्ट की वजह से बढ़ रही हैं। मैं आज पढ़ रहा था कि जी दूध 45 रुपये किलो महंगा करने का गवालों ने ऐलान किया है। अब आप पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है, ये इंडिजिनस चीज़ है, आप बताएं इसकी 45 रुपये लीटर कीमत क्यों बढ़ रही है। और मैंने बिलखसूस नोट किया कि जब कोविड शुरू हुआ 2019 में, तो जो हमारे यहाँ डब्बे का दूध था वो 100 रुपये का था। लोगों ने सेफ्टी मैयर के तौर पे, हाइजीनिक के तौर पे खुले दूध से डब्बे की दूध की तरफ शिफ्ट किया, तो उन्होंने भी अपनी कीमतें 20-30% विद इन डेज बढ़ानी शुरू कर दी।
तो एक जो हुकूमत की अपनी नाअहली को वो सारा कुछ इंटरनेशनल अरीना पे शिफ्ट करना चाहते हैं, वो भी बहुत गलत है। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो हम अपने मुल्क में खुद पैदा करते हैं, उनकी रॉ मटेरियल भी खुद बनाते हैं, कुछ चीज़ें ज़रूर बाहर से आती हैं, उन चीज़ के बारे में बात हो सकती है उनके बारे में, लेकिन जो चीज़ मुल्क के अंदर बढ़ रही है, जो इंडिजिनस है, जिसका रॉ मटेरियल भी हमारा है, वो क्यों महंगी हो रही है। लिहाजा ये सिर्फ एक असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जी हमने मार्च तक यूं ही रखना है, ये उनकी नाअहली और इनकॉम्पिटेंस को नहीं। और जहाँ तक ये बात है कि ऑपोजिशन से ये पूछना चाहिए कि आपके पास क्या रोड मैप है, इस हुकूमत से पहले ना पूछ लें कि भाई आपके पास अगले 2 साल के लिए क्या रोड मैप है। बेचारी ऑपोजिशन से जरूर पहले पूछ लें कि आपके पास क्या रोड मैप है। वो तो पहले दिन कह रही थी चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, आज खून के आंसू रो रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी। हुकूमत से भी पूछ लेना चाहिए कि अगले 2 साल के लिए उनके पास क्या रोड मैप है। अंबर शम्सी, जैसे कि एनबीसी कह रहे थे कि ये हुकूमत अहल नहीं है, अगर मान लिया कि हुकूमत अहल नहीं है तो फिर इसका फायदा ऑपोजिशन या पीडीएम क्यों नहीं उठा रही? देखिए, ऑपोजिशन या पीडीएम तभी फायदा उठाएगी जब इंतखाबात का वक्त आएगा। जैसे मुसलसल आप देख रहे हैं, जब हाई कंट्रोलमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो या मुख्तलिफ आपकी जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आने वाले हैं। इससे कबल जो खाली सीट्स हुई थी कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबलियों की, वहाँ भी इलेक्शंस हुए थे, तो आपको वो फायदा नजर आता है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं कहूँगी कि देखिए, इस बात पे मैं मुज़म्मिल साहब से इत्तेफाक करती हूँ कि हुकूमत या असद उमर साहब का कहना कि मार्च 2022 तक यही हालात रहेंगे, आपको ये भी मालूम है कि IMF की एक शर्त है कि सब्सिडीज ज्यादा से ज्यादा खत्म करें। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस क्या लोग जो है वो खा नहीं सकते। पिछली हुकूमतों का जो भी दोष होगा वो खा नहीं सकते। ये वाला जो बेचते हैं ना बयानिया, मेरे ख्याल में इससे लोग बहुत थक चुके हैं। मैं इसलिए ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि दिस इज स्टिल गोइंग ऑन। ये भी कहना कि अच्छा GDP जो है वो एक सही इंडिकेटर नहीं है लोगों की हकीकत में जो उनकी वेल बीइंग है, तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप देख लें, आप वेजेस देख लें, आप कुव्वत खरीद देख लें, तो किस तरह से आप लोगों को बेसिकली नजर ये आ रहा है कि क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है इस सवाल का कि 3.25 साल बाद भी महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है। आप मुसलसल देखें जो फूड प्राइसेस हैं वो देहातों में शहरों के मुकाबले में ज्यादा रही है। और जैसे हमें पता है कि वहीं तो आपका जो अक्सर जो खाने पीने की अशिया है वहीं ग्रो होती हैं, तो उसके बावजूद महंगी रही है। तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि जो आपने वादा किया था, इस्लाहात का वादा किया था कि मामलात जो है इस तरह सेटल हो जाएंगे, जब इस तरह के हिट्स आते हैं इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के जैसे, या जब गैस के लिए आप टेंडर देते हैं, तो उस वक्त तक जब आपके तीसरे साल भी आप फैसला नहीं कर पाते कि आपने स्पॉट बाइंग करनी है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, कितने करने हैं, वक्त पे करने हैं, तो फिर यही फिर सवाल पैदा होता है कि आप अपनी जो खामियां हैं उसका जवाब दें। और यानी जो वादा किया था वो वफा नहीं किया। कहीं ना कहीं नजर आता है कि मंसूबाबंदी का फुकदान है, मुकम्मल हिकमत अमली बनाने की जरूरत है ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। नाज़रीन, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बात करने को तैयार है किस मामले पर, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत ने एक बार फिर ऑपोजिशन से राब्तों का फैसला किया है। नैब कावानीन में तरामीम के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ऑपोजिशन जमातों से राब्ते करेंगे। इतलात के मुताबिक हुकूमत ऑपोजिशन की तरामीम को बिल का हिस्सा बनाने के लिए रजामंद हो गई है। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान जिन तरामीम पर इत्तफाक होगा उन्हें कानून साजी के लिए बिल में शामिल कर दिया जाएगा। नैब कावानीन में तरामीम का मामला, हुकूमत को ऑपोजिशन से फिर राब्ते का फैसला। क्या अब ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हो सकती हैं? नासिर बेग चुगताई साहब क्या कहेंगे? लगता है कि तो ऑपोजिशन जमातें साथ बैठेंगी, बात करेंगी? देखिए, पार्लियामेंट को तो आपने मजाक बना के रखा हुआ है, और मुज़ाकरात को, सियासी मुज़ाकरात को, सियासी राब्तों को आपने हराम करार दे दिया। बिल्कुल शुरू में एक अच्छा दौर आया था जब अपोजिशन तैयार थी आपसे बात करने के लिए, तहरीके मिसाक मीशत पर, कोरोना पर तो आपको ऑफ़र किया गया था कि आप लीड करें, हम आपके साथ हैं। हम आपको सिलेक्टेड भी नहीं किया, चलें, इतनी रियायत दे दी गई थी। लेकिन आपने कहा NRO मांगते हैं लोग। फिर नैब पे बातचीत शुरू हुई कि नैब पर अपोजिशन अपने रिकमेंडेशन लेकर आई, तो कहने लगे नैब के रिकमेंडेशन थोड़ी थे,
तो एनआरओ मांग रहे थे। अब हर बात पे आप एनआरओ रोते रहे, कहते रहे, गाते रहे। अपोजिशन भी बिल्कुल अपसेट हो गई। उन्होंने कहा छोड़ यार, हम बात ही नहीं करते। अब सूरत हाल ये है कि मुझे बयान याद है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का 6-7 महीने 1 साल पहले का, कि अब वक्त ये है कि जिन क़वानीन से हम गुज़रे हैं नैब के, उन क़वानीन से आने वाले भी गुज़रे हैं जो आज हुकूमत में, वो कल वो गुज़रे हैं। एक स्पिरिट तो ये है कि ये क़वानीन बाकी रहें जो कुछ भी है, और उसके बाद इनके साथ भी वही सलूक हो, 2-2 साल तक बग़ैर किसी मुकदमे के, बग़ैर किसी रिपोर्ट के, बग़ैर किसी इंक्वायरी के जेलों में रखना और उनके साथ ज़्यादती करना, मतलब पूछगछ भी नहीं करना उनसे, पूछगछ भी नहीं करना, बातचीत भी नहीं करना, वहाँ भी बातचीत नहीं हुई उनसे। तो ये सूरत हाल है। तो मुझे लगता नहीं है कि अपोजिशन बहुत सीरियस होगी ऐसे किसी पेशकश पर, क्योंकि उसे यकीन है इस बात का कि हुकूमत किसी वक्त भी यू टर्न ले लेगी, वापस चली जाएगी और कह देगी वो एनआरओ मांग रहे थे। आज की असम्बली का इजलास अगर आप देखें, कौमी असम्बली का, तो मुझे देख के बहुत वहशत हुई और दहशत भी हुई कि ट्रेजरी बेंच, सरकारी बेंच की पहली सफ पूरी खाली थी। प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, मखदूम शाह महमूद भी नहीं थे, आमिर डोगर पीछे बैठे हुए थे, जो आगे बैठते हैं उनमें कोई था ही नहीं। और मुराद सईद को उन्होंने खड़ा कर दिया तकरीर करने के लिए। तो जब मुराद सईद शहबाज शरीफ को जवाब देंगे तो लोग बाहर चले जाएंगे और कुरम टूट जाएगा। वो ही हुआ, का बिल्कुल मजाक बना रखा है। ठीक हो गया। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, हुकूमत तो मान गई, ऑपोजिशन मान जाएगी आपके ख्याल में? हुकूमत की मर्जी से तो नहीं चल सकता ना मामला, दोनों का मानना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ ट्रस्ट डेफिसिट है, और सबसे पहले कुछ ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है जिससे हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान जो ट्रस्ट गैप है वो ख़त्म हो सके। और वो मैं नहीं समझता प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन के बगैर पूरा ख़त्म हो सकेगा, क्योंकि माजी में प्राइम मिनिस्टर ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया है अपोजिशन से बातचीत के लिए, और जब वो बातचीत किसी हद तक चली है तो बाद में प्राइम मिनिस्टर ने अपने ही लोगों को डिच करके उस सारी बातचीत को पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज़ किया है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है जब तक प्राइम मिनिस्टर ख़ुद बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे और ख़ुद कोई एतमाद साजी की नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक तो कोई स्पीकर पर एतमाद करेगा, कोई शाह महमूद पर एतमाद करेगा। ये लोग अपना ट्रस्ट जो है वो खो चुके हैं अपोजिशन के हाथ के। इन लोगों के साथ बैठ के अपोजिशन ने बात की है, लेकिन जब आप टेबल पर बात करते हैं एक दूसरे के साथ तो कुछ आपकी मानी जाती है, कुछ अगले की मानी जाती है। ये तो नहीं आप अगले का ड्राफ्ट पकड़ के जाकर कौमी असम्बली में लहराना शुरू कर दें, ये देखें ये एनआरओ मांग रहे थे और वैसे वो जो कुछ कह रहे थे वो आज आपने कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वो आपने नहीं किया है, आपको अकल आने में एक साल लग गया, सिर्फ आप उस वक्त ताकत के नशे में एक घूम रहे थे, और अब जब आपके अपने पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकी है तो आपको नज़र आया है कि इसके बगैर तो मुल्क चल ही नहीं सकता। उस वक़्त आप अपनी सियासत को देख रहे थे, मुल्क को नहीं देख रहे थे, और ना निज़ाम हुकूमत चल सका और ना आप चल सके। सबसे बड़ा नुकसान नैब का अगर किसी को हुआ है तो वो इमरान खान को हुआ है कि इमरान खान की डिलीवरी में सबसे बड़ी रुकावट नैब साबित हुई है। चंद सियासतदानों को आपने गिरफ्तार रख लिया, 2-2 साल अंदर रख लिया, 20-20 माह अंदर रख लिया, उनकी ज़मानतें हो गई, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स नहीं निकाले, लेकिन जो नुकसान इमरान खान का हो गया है कि वो डिलीवर नहीं कर सके, सिविल ब्यूरोक्रेसी उनके साथ नहीं चली, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप उनके साथ 1 स्टेप फॉरवर्ड नहीं चली, और आज इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला डिलीवरी है और उसकी सबसे बड़ी वजह नैब है। और मैं समझता हूं कि निहायत जिस वक्त अपोजिशन कह रही थी वो हुकूमत की फेवर कर रही थी, हुकूमत समझी शायद वो अपनी कर रही है, उन्होंने तो जेलें काट ली हैं, जो नुकसान इमरान खान का हो गया वो कौन पूरा करेगा? ठीक है, वो कौन पूरा करेगा? अंबर शम्सी, अगर वजीर आजम को अपोजिशन लीडर से मिलकर बैठकर बात करनी पड़ी, आपके ख्याल में कर लेंगे? अब आप मुझसे सवाल पूछिए, लेकिन अब आप सोचिए कि वो तस्वीर, वो वीडियो, वो इमेज जो है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब होंगे और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब होंगे, क्या आजकल के दौर में जो पोलराइजेशन है, जो एतमाद का फुकदान है, उसमें ये इमेज बैठती आपके जहन में? मेरे जहन में तो नहीं बैठती। और बात यही है कि क्योंकि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो थोड़ी बहुत कोशिशें की थी, अपोजिशन ने कि बात की थी, NBC ने भी बात की थी, जो मिसाल के मईशत है उसके हवाले से, जो ताउन की बात की थी, खारजा पॉलिसी के हवाले से, फिर बार बार ये कहा कि पार्लियामेंट में आके हमें ब्रीफिंग दें, हम सुनना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं, खामोशी भी इख्तियार की।
उसके बावजूद जब हालात ये रहे कि चोर डाकू भी कहा गया, फिर एक यकतरफा अकाउंटेबिलिटी ड्राइव जो अब तो वाज़े तौर पर अब मेरे ख्याल में कि किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए कि ये एक यकतरफा अकाउंटेबिलिटी ड्राइव थी। उसके बाद फिर आप समझते हैं कि वो जब लेजिटिमेट नहीं समझते तो फिर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं वो मुराद सईद के साथ बैठेंगी, उनसे बात करेंगी, या इमरान खान साहब को, क्योंकि वो अपने आप को एज इक्वल पार्टनर्स इन डेमोक्रेसी समझते हैं। क्योंकि जो पार्लिमानी निज़ाम है हमें ये समझने की जरूरत है कि वो हुकूमत सिर्फ नहीं चलाती, जो एक अहम एक और पिलर होता है वो अपोजिशन का भी होता है, और वो चाहे आपके कवानीन के हवाले से हो, हर किस्म की जो ताउन की बात होती है, और ज़ाहिर चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए दे आर इक्वल पार्टनर्स इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है वो शायद जो रूलिंग पार्टी है उसके पास हो। तो जब आप एक दूसरे को लेजिटिमेट नहीं समझते, बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? और फिर आप देखिए कि जब पुरानी बातें नहीं, अभी भी शेख रशीद साहब ने क्या बयान दिया, और उनका ये बयान है कि वजीर आज़म इमरान खान बहुत खुशकिस्मत रहे हैं कि इस किस्म की ऑपोजिशन मिली है। तो बयानात सिर्फ ये नहीं कि एनआरओ या जो डाकू के बयानात जो हैं वो शायद कुछ हद तक कम हो गए हैं, आप इमरान खान साहब ने से शायद इतना नहीं सुनते, लेकिन फिर साथ साथ दूसरी तरफ ये भी बात कही जाती है कि ऑपोजिशन भी फजूल है, नाअहल है, उसका कोई मकसद नहीं है। तो फिर जाहिर है आगे बातचीत ऐसा कोई बड़ों के बीच में नजर नहीं आ रहा। ठीक है जनरल साहब, स्पीकर कौमी असेंबली को टास्क सौंपा गया है कि वो बातचीत करें अपोजिशन जमातों से। आपके ख्याल में असद कैसर बातचीत के लिए दुरुस्त शख्सियत है? देखिए, असद कैसर को ये नहीं सौंपना जाना चाहिए था ये टास्क, क्योंकि हम तसव्वुर ये करते हैं कि जो स्पीकर है वो अब किसी पार्टी का आदमी नहीं है। जरूरत इस बात की थी कि इनके अपने लोग उनसे बातचीत करते और उनको बिठाते, और उसमें शाह महमूद कुरैशी को ये टास्क दिया जा सकता था जो एक अच्छा मजा हुआ पॉलिटिशियन है, और तरीकाकार यही होना चाहिए था कि पॉलिटिकली आप इस पे मूव करें और ऐसे मामलात में स्पीकर को इससे बाहर रखें। दूसरी जो चीज है सारे किस्से में, बदकिस्मत पाकिस्तान, लुटा हुआ पाकिस्तान और तबाह हाल पाकिस्तान, और सारा नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का इसलिए कि आज करप्ट माफिया साबित है कि वो रियासत से कहीं ज्यादा मजबूत है। उसकी ब्लैकमेल में एक आदमी जो नारे लगाता रहा कि मैं पैसे निकलवाऊंगा, वो नहीं निकलवा सका, उसको घुटने टेकने पड़े। आज वो बिल्कुल सरनिगूं है उन कुव्वतों के सामने जो करप्शन में जिन्होंने इंतहा की इस मुल्क में और लूटा दबा के, और वो आज साबित उस माफिया ने किया कि कोई भी शख्स यहाँ हुकूमत करने के लिए अगर बैठे तो करप्ट माफिया उसकी जिंदगी तंग कर सकती है। पहले ही जो उन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आए हैं ये, वो तकरीबन वो एनआरओ है जो जिसका पहले ये रोना रोते थे कि एफएटीएफ के मामले में जो तावन के लिए शराइत पेश की हैं या अमेंडमेंट पेश की है उसमें कवानीन में वो एनआरओ है, ऑपोजिशन का वो एनआरओ है। आज इन्होंने वो उसमें शामिल कर दिया। आपका सवाल था कि ऑपोजिशन तावन करेगी, बिल्कुल करेगी, 200% करेगी। जो मांगते थे वो मिल गया। और आज इस बात पे हम कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि हुकूमत चलाने के लिए ये जरूरी था तो हम ये कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस मुल्क को लूटना वो बहुत जरूरी है, इसलिए कि हुक्मरान हुकूमत अपनी तसल्ली से करता रहे। क्या फायदा उस हुक्मरान का यहाँ होने का, और क्या फायदा उस हुकूमत का जो लुटा हुआ पैसा वापस लाने की बजाय लुटेरे के साथ मिल जाए और कहे कि जी अब जो कुछ आपने लूटा किया सारा वो मैं उसको कानूनी तौर पे एक तहफ़्फ़ुज़ दे देता हूँ। इससे बड़ा जुल्म और मुल्क के साथ क्या हो सकता है? तो मैं तो समझता हूँ कि ये हथियार फेंकने वाली बात थी जो इस गवर्नमेंट ने की, और ये सरेंडर है बहुत ही जबरदस्त किस्म का ब्लैकमेल के सामने। इनको ब्यूरोक्रेसी ने ब्लैकमेल किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने ब्लैकमेल किया, ताजरों ने ब्लैकमेल किया, हर एक के सामने उन्होंने हथियार डाले। ठीक है, यानी हथियार डाले और ये ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें बस यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी के सामने इमरान खान साहब ब्लैकमेल नहीं हुए, वो जो हजारा जो विक्टिम्स थे दहशतगर्दी के, वो चाह रहे थे जो कुछ वो नहीं हुए, इमरान खान साहब उनके सामने तो ब्लैकमेल नहीं हुए। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, क्या वाकई ऑपोजिशन जमातें, मुजम्मिल साहब और दूसरी बात ये है, उसके बाद मैं आपकी जानिब भी आ जाऊंगी। जुनैरा, क्या ऑपोजिशन वाकई अब मैंने बात कही है, एक सेकंड, मैंने जो बात कही है वो ये मैंने कहा है, देखो हजारे रियासत से मजबूत नहीं है, करप्ट माफिया रियासत से ज्यादा मजबूत है। रियासत पाकिस्तान करप्ट माफिया की मर्जी के मुताबिक चल सकती है, उनकी मर्जी के बगैर नहीं चल सकती।
अदारा क्या कर ले? जनरल साहब अगर आप वजाहत कर सकते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, जो कवानीन में तब्दीली आ रही है, चाहिए उससे लूटने वाले हैं उनको ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए। जी अंबर, आप क्या कह रही हैं? देखिए, अगर आप ये कहते कि इस 3-3.25 साल में जो बड़े करप्ट लोग हैं वो पैसे भी उन्होंने वापस किए, या बड़ा कोई ऐसा केस हो जिसमें आपकी एक फर्म कन्विक्शन हुई हो, तो मैं फिर कह सकती थी कि वाकई ये हुकूमत जो है संजीदा है करप्शन को रोकथाम के लिए या खात्मे के लिए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नया कवानीन की वजह से जो लूटते रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा, तो फिर तो बताना चाहिए ना कि किस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा और कौन से ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनमें इसके किसके जरिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। इसमें तहफ़्फ़ुज़ इस तरह है, बड़ी सीधी सी बात है कि आप ब्यूरोक्रेसी को नहीं ला सकते नैब के सामने, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को ला सकते हैं। मैं जुनैरा का कमेंट ऐड कर लूं पहले, उसके बाद आपकी जानिब आ जाती हूं। जुनैरा की जानिब, ठीक है एनबीसी, मुझे जुनैरा का कमेंट ऐड करने से पहले जुनैरा, आपके ख्याल में क्या ऑपोजिशन जमातें वाकई अब नैब कवानीन में तरमीम नहीं करना चाहती, क्योंकि उनका मानना यह है कि चलो हमने तो भुगत लिया, अब पीटीआई भुगते? किया इसीलिए कि ये पीटीआई को भी सूट करता है, उनको भी सूट करता है। बर्बाद तो पाकिस्तान हुआ ना दरमियान। जनरल साहब जुनैरा का कमेंट ले लेते हैं, फिर इस पे दोबारा आ जाते हैं। जुनैरा का कमेंट ले लेते हैं। जी जुनैरा। देखिए, जो लीडर या जो लीडर्स मुल्क के लिए सोच रहे होते हैं उनको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट जितना बेंट होना पड़ता है वो बेंट होते हैं, और उस बेंट होने को वो लेजिटिमाइज भी करते हैं, वो लेजिटिमेसी नज़र भी आती है कि ये इन्होंने क्यों किया। लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स तो होती नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को एक धब्बा बना दिया गया है। हमारे यहाँ बार्गेन्स हो रही होती हैं, और बार्गेन्स हो रही होती हैं बिटवीन सर्टेन एलीट ग्रुप्स जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की शक्ल में हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं पिछले कई सालों से। सो ये इट इज़ वेरी डीप, इसके ऊपर डिबेट इससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपके पास टाइम कम होता है। तो अगर ये एनआरओ अब दे रहे हैं, वो ऑफ कोर्स एनआरओ ही है, तो अगर ऑपोजिशन उसको पोलिटिसाइज ना करे या उसको यूज़ ना करे तो और क्या करे। उन्होंने जेलें काट ली हैं, उन्होंने कहा ये सब कुछ तो हमें वैसे भी शायद मिल जाएगा किसी ना किसी वक्त में जाके, तो अब हम इसके ऊपर स्टैंप क्यों लगाएं। हम भी उस वक्त का वेट करेंगे जब हम भी इमरान खान के लोगों को इसी तरह जेलों में भेजेंगे, और इस सब की वजह है ज़ाती अना। इमरान खान इज़ अ पर्सन, उसने अगर किसी से कंसल्टेशन करनी है तो लोग किसी और से बात क्यों करेंगे, क्योंकि वो समझता है कि उसका वर्ड फाइनल है। उनकी ईगो इतनी हाई है, उनके लिए भी मुल्क की कोई अहमियत नहीं है। आई एम सॉरी, ना नवाज शरीफ के लिए मुल्क की कोई अहमियत है, ना जरदारी के लिए है। तो ये तो एक दूसरे को एनआरओज देते रहे हैं, दे रहे हैं, अभी भी आपस में बहुत कुछ हो रहा है। जनरल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि देखिए, इसमें एक जो इन्होंने अभी ऑर्डिनेंस पास कराया था वो एनआरओ है। आप खुद उसको कानूनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। जैसे एनबीसी कह रहे थे कि उनके अपने मिनिस्टर, देखें ये इन्होंने अपने लिए भी एनआरओ ले लिया है और ऑपोजिशन को भी एनआरओ दे दिया। ऑपोजिशन ने मांग रही थी, उस वक्त ये अटके हुए थे। गालिबन उन्होंने अपनी सफ़ों में झांका होगा और इनको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ भी यही कुछ है। तो अब जो ये ऑर्डिनेंस पास किया, इसमें एक शिक आप ये देख लें कि अगर कैबिनेट कोई फैसला करती है किसी चीज के बारे में और वो उसमें कोई फैसला करके उस पर कोई पाबंदी लगा देती है या उसको क्लियर कर देती है, तो वो चीज जो है वो नैब में जाके चैलेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब है जितने इनके इस किस्म की रेगुलरिटीज होंगी उसको ये अपने कैबिनेट मीटिंग्स में डिस्कस करके वहां अप्रूवल्स दे के तो मामला खत्म कर देंगे। ठीक है, तो एनआरओ तो बन गए ना सारे। जहां आपने ब्यूरोक्रेट्स को भी छुट्टी दे दी, आपने ताजरों को दे दी, उधर आपने ठीक है। कतल कलामी की माफी चाहूंगी, वक्त की कमी के सबब बाकी एनालिस्ट के कमेंट नहीं ले पाऊंगी। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पान।